हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में जो विषय होंगे इन तीनों न्यूज़पेपर के, उसमें जो पहला आपके सामने जो पहली न्यूज़ है जिस पर मैं चर्चा कर रहा था, और वो है एआई समिट। आज पूरे हिंदू में एआई समिट, एआई समिट जो कल से स्टार्ट हुई, एआई समिट बिजनेस लाइन में, एआई समिट, एआई समिट, एआई समिट, एआई समिट, एआई समिट आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एआई समिट बिजनेस लाइन, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में भी एआई समिट आप पढ़ सकते हैं। तो यानी आज एआई समिट जो कल स्टार्ट हुई इंडिया में, उसी विषय पर चर्चा है। और इसमें आपको अलग से कुछ भी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं हालांकि, लेकिन जो कुछ भी आप अभी तक एआई को लेकर के पढ़ते आए वही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम चर्चा करेंगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। जो कुछ भी पढ़ाया है समझिए सब कुछ वही है। और सिलेबस जीएस पेपर 1, आज पूरा सिलेबस, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपकी हुई थी ना, सेम वैसी क्लास आज है। यानी सारा सिलेबस लगा हुआ, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, कि एआई को लेकर के अब जो कुछ भी आप और सीखना चाहते हैं, सीखने का मतलब एग्जाम में लिखने के लिए या प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी डिटेल में यहां आपको दे रहा हूं। और अब जब तक ये सबमिट चलेगी, जो भी आउटकम निकल करके आएंगे तो स्वाभाविक है उस पर आपकी निगाह बनी रहनी चाहिए। तो अभी सबमिट शुरू हुई है, कुछ भी आउटकम निकल के आया नहीं। जो बातें वहां कही गई हैं वो अभी आपके सामने आया। आउटकम मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फ्रेमवर्क, ऐसा कुछ अभी निकल करके आया नहीं। तो पहले तो एआई सबमिट पर बातचीत करेंगे, आज की पूरी विस्तृत चर्चा। और फिर इसके बाद जो एआई पर ही एक और टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस में। अब देखिएगा जरा, गवर्नमेंट यानी भारत सरकार टीचिंग में एआई टूल्स लाएगी। और एआई बोधन, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, एआई बोधन, BODHAN, ये क्या है? ये सरकार का इनिशिएटिव है स्कूलों में एआई के द्वारा पढ़ाने का। तो जैसे जब स्वयं पोर्टल लॉन्च हुआ था, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है स्वयं पोर्टल क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड था, सेम वैसा ही एआई बोधन। तो अब आप सोचिए कि एआई की ताकत क्या है। और एक ऐसी चीज है आपके पास, अगर आप इसको बेहतर ढंग से यूज करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों में आप, यानी आप, हर एक बच्चा इसका अगर इस्तेमाल करना सीखे, धीरे 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 प्रॉम्प्ट करते 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 1 साल 1.5 साल में वो कोई भी बिजनेस करे उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये अच्छी चीज है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एआई बोधन, प्रीलिम्स के लिए भी और उसके साथ साथ ऑब्वियस है मेंस के लिए भी। तो एआई पर इतनी चर्चा होगी आज। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे यानी दूसरे टॉपिक पर जो एआई से अलग होगा, वो है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो कुछ याचिका वगैरह थी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के, तो एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, भैया तुम इसको चलाओ। तो हम ये भी पढ़ेंगे और इसको भी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रीलिम्स की निगाह से पढ़ेंगे। फिर प्रीलिम्स के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, आज एक रिसर्च है और है सिंगल जीनोम एडिटिंग स्ट्रेटजी। ये क्या है, कैसे ये कई डिसऑर्डर्स यानी हेल्थ डिसऑर्डर यानी बीमारियों को ठीक करने में मदद करेगी, यह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जापान में एक लेक चर्चा में आई है जिसे कहते हैं ईश्वर विहीन झील, गॉडलेस लेक। अब ये बड़ा अच्छा एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के कहानी, एक कथा है। ये इतना मजा देगी, आप इसको निबंध, इस पर आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। मतलब इसको निबंध की भूमिका में इतना बढ़िया से आप ला सकते हैं, मजा ही आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज पर लिखने जा रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए तो मजेदार घटनाक्रम हुई, वो कौन सी झील है, कहाँ है गॉडेस लेक और क्यों चर्चा में रही है। तो कुल मिलाकर के सारे टॉपिक, लेकिन मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ पीडीएफ के थ्रू, जिससे कम समय में हो जाए और हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की तरफ अटैक करें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आप सब लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई और बच्चों की डिमांड है उसी पैटर्न पे पढ़ाएं, तो स्वाभाविक उस पैटर्न पर तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी
ठीक है, तो ये एआई समिट में क्या क्या है बेटा, बस जो हेडिंग है वही आपको पकड़ना है। इंडियाज फ्लैगशिप एआई समिट ओपन्स टू मैसिव क्राउड, मैटर ऑफ प्राइड सेस मोदी। यानी भारत का फ्लैगशिप एआई समिट भारी भीड़ के लिए खुला, यानी एक बड़ा रस आया, मोदी जी ने इसकी तारीफ करी। ठीक है, एक ये रहा। फिर इसके बाद हमारे जो मिनिस्टर महोदय उनका स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद जो यूके के डिप्टी पीएम है उनका भी स्टेटमेंट है, यानी एआई को लेकर के जो जो बातें कही गई। ठीक है ना। फिर इसके बाद डिफेंस में एआई, फिर इसके बाद कृषि में एआई, फिर इसके बाद एआई कॉपीराइट फ्रेमवर्क, यानी जो कंटेंट वगैरह एआई यूज कर रहा है न्यूज़पेपर का और भी वेबसाइट्स का, उसके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो दिल्ली समिट एआई के लिए बहुत सारे टॉपिक आपके सामने हैं। भारत मंडपम में एआई समिट 2026 का उद्घाटन पीएम ने किया। ठीक है, और आपके सामने ये सारी चीजें निकल करके आई और लगातार यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रहा। पहले उन प्रश्नों की तरफ एक बार आपकी निगाह डाल दूं और जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। एआई इंपैक्ट समिट, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है ना, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ये इसका टैगलाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा। फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस इसको आप यूज कर सकते हैं। एआई के इंप्लीकेशंस पर आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो इसको आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अब आगे बढ़े। सिलेबस एक बार देखें कि ये मैंने क्या लगाया है, पूरा का पूरा सिलेबस ही लगा दिया है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में था कि प्रीलिम्स में एआई देख सकते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आ गया बेटा यहां से। फिर इसके बाद ये जनरल इश्यू ऑन कहा गया, ये जनरल साइंस और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 2 यूनिट के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है, बाकी सभी यूनिट के साथ है, लेकिन प्रीलिम्स में अभी हम 2 चीजों पर बात करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान। कॉम्प्रिहेंशन में भी गारंटी दे रहा हूं, आप लोग मुझे एग्जाम के बाद बताइए अगर एआई पर कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंशन ना आ जाए तो मुझे आप लोग बताइएगा। क्या आ जाए, एआई पर अगर ना आ जाए तो आप मुझे बताइएगा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए ठीक है। तो एआई पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फिर आता है मेंस। अब भैया मेंस में एआई क्या, कल्चर, हिस्ट्री, भाई ऑब्वियस है, हमारे कल्चर को भी तो ये प्यूरिफाई करेगा ना, डेटा। ठीक है, खनन उत्खनन, इंडियन सोसाइटी, चाहे वोमेन हो या गरीबी अमीरी, जिस पर भी क्वेश्चन आता हो, इसलिए मैंने सोसाइटी। फिर ज्योग्राफी, जितनी भी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, रिसोर्सेज हैं, एआई हर जगह यूज होगा। जीएस पेपर 2, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, आईआर हो। आईआर क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी। अब आप देख सकते हैं एआई समिट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कुछ भी हो, आपको पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, आपको इन सबको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ाना है। और ऑब्वियस है इस एआई के नैतिक आयाम क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखनी है। अब देखिए, लगभग हर साल पूछ ही रहा है। 2023 में पूछा कि एआई का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है। फिर लिखा कि एआई जो प्रशासन संबंधी निर्णय है उसको लेने में कैसे मदद करता है और उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, उसका एथिकल एंगल आपसे पूछा था। फिर जब ये निबंध पूछा था कि द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड, तो उस समय भी क्वेश्चन बनाने वाले के मन में यही बात रही है। क्या बात रही है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे स्वाभाविक रूप से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एआई बेस्ड पूरा सिस्टम, अभी मैंने सिलेबस आपको दिखाया है,
जो मैं व्यवस्था वाला डायग्राम बनाता हूं, सिस्टम वाला, अगर आप लोगों को याद हो कि भाई इस व्यवस्था में सबसे पहले इंडिविजुअल यानी व्यक्ति आया, फिर सोसाइटी, फिर राजनीति, प्रशासन, इकोनॉमी, याद आया? तो ये सभी को इंपैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस है एआई भविष्य के साम्राज्य का बेस है। विचार एक दुनिया खोजता भी एक दुनिया बनाता है, तो भारत का विचार कि वह एआई समिट कराएगा, और यह जो दिल्ली एआई समिट हो रही है वह एक ऐसा विचार था जो एआई की एक अच्छी दुनिया बनाएगा और खोजेगा भी। तो आप यहां पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2016 वाला इनोवेशन, ऑब्वियस है एआई इनोवेशन का आधार बनेगा, जिससे जीडीपी भी बढ़ेगी और सोशल वेलफेयर भी होगा। फिर इसके बाद 2019 में पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये रोजगार देगा या रोजगार खा लेगा? आप देख सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे तो यहां डिस्कस होंगे ना। तो एक बार समझिए कि जो भी आपने पढ़ा है उन सब को प्यूरिफाई करने का एक, समझिए, एक मौका है आपके पास। अब ये जो पूरा एक हफ्ते का एआई समिट से जो भी आउटकम निकलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछते हुए। अब आप मुझे बताएं उस प्रश्न को कि आप उसका उत्तर देंगे नहीं देंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, आपके ऊपर है। मान लीजिए एक मशीन, ठीक है ना, मान लीजिए एक मशीन है, मशीन, और इधर है डॉक्टर यानी इंसान। एक मशीन आपके डॉक्टर से पहले आपको है कोई एक्स नाम की बीमारी, यानी एक मशीन आपके डॉक्टर से पहले बीमारी पकड़ ले। एक एल्गोरिदम किसान को बता दे कि कब क्या बोना है, कैसे बोना है, यानी सोइंग फसल। एक ड्रोन युद्ध में स्वयं टारगेट चुन ले कि मुझे पाकिस्तान के किस हिस्से में जाके गिरना है, और एक सॉफ्टवेयर आपकी आवाज में आपका भाषण क्रिएट कर दे। अब मेरा प्रश्न है आपसे, यानी आप समझ गए होंगे कि एक मशीन सब कुछ कर रही है, डॉक्टर का भी काम, पॉलिटिशियन का भी काम, एक फार्मर का भी काम, सब ये कर रही है। अब मेरा प्रश्न है कि क्या ये प्रोग्रेस है, क्या ये प्रगति है? बोलिएगा आप, क्या ये प्रगति है? बोलिए। दिस इज अ प्रोग्रेस और व्हाट? या यह एक ऐसा एरा है जिसे हम कहेंगे नियंत्रण, या यह नियंत्रण का नया युग है, या यह नियंत्रण का नया युग है? बोलिए, क्या यह प्रगति है या यह नियंत्रण का एक नया युग है? और जैसे ये दोनों प्रश्न आएगा आप भी कंफ्यूज होंगे और दुनिया कंफ्यूज है। इसी सवाल का उत्तर है एआई इंपैक्ट समिट 2026। यानी कि एआई की प्रगति, और क्या ये कंट्रोल का एक नया युग स्टार्ट हो रहा है, एआई बेस्ड कंट्रोल का। यानी एआई समिट केवल टेक्नोलॉजी का मेला नहीं है, रक्षा, कृषि, शिक्षा, मीडिया, कॉपीराइट, सब पर चर्चा। और इसके माध्यम से भारत केवल अब आईटी सर्विसेज का प्रोवाइडर दुनिया में नहीं बना रहना चाहता है, अब वह एआई के नियम बनाने की मेज पर बैठना चाहता है। ये बहुत बड़ा चेंज है। अब जो भी टॉपिक रहे हैं, जो भी डिस्कशन यहां हुआ है बच्चों, वो डिस्कशन यही है जो हमारे सिलेबस के हर एक पार्ट पे जा करके कनेक्ट होगा। ठीक है, कहीं पर भी आप कनेक्ट करिए। तो पहली चीज है जो आप लोगों को सीखनी है, वो ये सीखनी है कि क्या एआई, इतना बड़ा सिलेबस मैंने लगा दिया, क्या एआई 21वीं सदी की नई शक्ति है? अब आप कहेंगे सर कैसे हम समझे? हाँ सर, लग तो रहा, लेकिन हम समझें कैसे कि नई शक्ति है, पुरानी शक्तियां कौन सी है?
आप इतिहास को याद कीजिए, ऐसे पूछा था, अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का एक अस्थायी आयाम होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके, 19th सेंचुरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। 20th सेंचुरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? न्यूक्लियर पावर के लिए। 21st सदी किस लिए फेमस है? डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। और अब यानी 21st सेंचुरी का जो करंट टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फेमस है कि नहीं है? तो ऑब्वियस है, एक नई शक्ति है कि नहीं। और कंट्रोल किसका है? ऑब्वियस अभी यूएस का ही। यानी अमेरिका एआई से स्टार्टअप इकोनॉमी चला रहा है, नंबर 1। यूएस इकोनॉमी चला रहा है। और जो चाइना है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कर रहा है? वो इसे स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में, रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और यूरोप जो है वो क्या कर रहा है? एआई को रेगुलेट कर रहा है। उसने नियम कानून रेगुलेशन के अच्छे बनाए। तो ये पूरी दुनिया कर रही है। और ऑब्वियस भारत भी अपने आप को ग्लोबल लीडर मानता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर है कि भारत क्या करेगा। भारत क्या करेगा? भाई चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, तो भारत क्या करेगा? यही इस समिट का मूल प्रश्न है। अब भारत क्या करेगा, जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर बेटा? तो पहली चीज तो ये यहां पर है, यानी भारत नेतृत्व करना चाहता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज पे। मेरे बच्चों, जैसा मैंने जीएस पेपर 1 आपको दिखाया और आपसे कहा कि गरीबी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज एंड सो ऑन, ऐसा नहीं कि इसी पेपर में, पेपर 1 में है, फिर पेपर 2 में आप जाएंगे तो यहां भी आपको दिखेगा, ठीक है ना? गरीबी एवं भूख, ठीक है। फिर ये इकोनॉमी में भी जाकर के दिखेगा, समावेशी विकास, बहुत सारी चीजों में। तो अब यहां पर यही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज डिस्कस हो रही है कि अब अगला पॉइंट आ रहा है कि एआई गरीब देश के लिए भी उपयोगी है क्या? अब आप लोग इसको अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के साथ भी कनेक्ट करिएगा कि अगर एआई केवल अमीर देशों की टेक्नोलॉजी बनकर रह जाए तो भारत के लिए उसका अर्थ सीमित होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आशा वर्कर मोबाइल से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहचान लें, किसान एआई को मौसम की सलाह दे और सरकारी स्कूल में बच्चा अपने लेवल के अनुसार पढ़े, अपने लेवल, जो मैंने कस्टमाइज प्लान कहा था, पर्सनलाइज लर्निंग, तो एआई के बारे में कहा जाता है वो सोशल जस्टिस का टूल्स बन सकता है। लिख लीजिएगा, एआई सामाजिक न्याय का उपकरण बन सकता है। तो सोशल जस्टिस पर कुछ भी लिखिएगा, एआई टूल बन सकता है। बस स्वाभाविक है कि उसको हम कैसे पहुंचा रहे हैं, और पहुंचाने का रास्ता मैंने कई बार आप लोगों को डिस्कस किया। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि सोशल जस्टिस का टूल तो है, लेकिन अगर एआई गलत सलाह दे और किसान का नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? यह रेगुलेटरी चैलेंज एआई के साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप ही कोई कंटेंट पूछते हैं, उसने गलत आंसर दे दिया, आप क्या करेंगे? तो ये दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अब इस, जब समिट खत्म होगी देन हम कहां तक पहुंचेंगे, आपको इस पर फोकस रहना है कि भाई गरीबी दूर करेगा, सोशल जस्टिस ला सकता है, लेकिन चैलेंज भी है। फिर इसके बाद जो तीसरा मुद्दा यहां पर डिस्कस हुआ है वो है रक्षा क्षेत्र में एआई। क्या है? डिफेंस सेक्टर में एआई। ये देख सकते हैं रक्षा क्षेत्र में। तो क्या मशीन जीवन और मृत्यु तय करेगी? मशीन, यानी आज दुनिया में ऑटोनॉमस वेपन्स पर बहस चल रही है। यानी उसमें कोई इंसान नहीं होगा, बस ड्रोन होंगे, इसी प्रकार के और वेपन होंगे जो जाएंगे अपना काम करके वापस चले जाएंगे या वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑटोनॉमस वेपन्स पर बहस चल रही है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि अगर एआई ही टारगेट चुन रहा है और हमला कर दे रहा है, तो अगर गलती हो गई तो दोषी कौन होगा? दोषी कौन होगा? पी फॉर प्रोग्रामर, जिसने प्रोग्राम बनाया है। सी फॉर कमांडर, जो ऑब्वियस है लीडरशिप कर रहा है।
या 3G यानी गवर्नमेंट यानी सरकार। और जब यह बात होगी तो यही GS4 का नैतिक प्रश्न भी बन जाता है AI को लेकर के, मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। फिर इसके बाद ऑब्वियस है, अब ये सब चल ही रहा था तब तक जो मीडिया वाले हैं वो भी रोने लग गए। AI और कॉपीराइट, अब ये भी एक मुद्दा है, देखते हैं इस पर क्या क्या बातचीत होती है। तो अगला मुद्दा है AI और कॉपीराइट। AI मॉडल जितने भी, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो कोई सा भी हो, तो AI मॉडल किताबों, समाचारों, फिल्मों से सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? अगर AI किसी लेखक की शैली में लेख लिख दे, क्या वो चोरी है? अरे भाई, जैसे मैं ही कुछ लिख रहा हूं, AI उसको अपने अनुसार हल्का सा चेंज कर दे, तो क्या वो चोरी है? ये कौन डिसाइड करेगा? इसीलिए मीडिया संस्थाएं फेयर शेयर की मांग कर रही, फेयर शेयर की, भाई ये हमारा कंटेंट यूज करे, हमें भी तो दे। चैट GPT वाले जो सब्सक्रिप्शन बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो अभी से ये केवल कानून का विषय नहीं है। AI जो कंटेंट को यूज कर रहा है, ये इकोनॉमी और क्रिएटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो इस पर भी यहां बातचीत चल रही। फिर इसके बाद जो पांचवी चर्चा यहां पर चल रही है, ऑब्वियस है कि क्या AI लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है? जैसे डीप फेक वीडियो, फेक स्पीच, मैनी मैनुपुलेटेड इलेक्शन कंटेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा वैश्विक जोखिम बताया। और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां पर ऑब्वियस है शिक्षा और इन सब में काफी गैप है, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। इसीलिए एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी और डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है। एल्गोरिदम में क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए और डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है। अब आता है, क्या भारत तैयार है यानी इन सब चीजों के लिए? ठीक है, वो सारी बातें। तो क्या भारत तैयार है? फिर यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि भारत में इनोवेशन मजबूत है, लेकिन स्किल गैप बहुत ज्यादा है। अगर युवाओं को AI कौशल नहीं मिलता तो असमानता बढ़ेगी, यह विषय भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मुद्दे यहां पर हमारे सामने हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब? विस्तार से, जब पूरी सबमिट हो जाएगी, जो भी आउटकम निकल कर गए। तो बस इतना ही आपको बताना था। और एक मैंने आज आप लोगों को जो अच्छी चीज दी है, उस पे आते हैं। कंटेंट तो हमेशा देता रहता हूं। आज मैंने दिया है आप लोगों को एक एसे, और इस पे आप अभी लिखिएगा। इसका आंसर भी आपको 1200 शब्दों में मैंने बना के दे दिया, वो मिल जाएगा आपको मेरी ही स्टाइल में, यानी भूमिका प्रश्नों के माध्यम से, फिर बॉडी कंक्लूजन। इनोवेशन, सॉवरेंटी एंड इथिक्स इन द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। नवाचार, संप्रभुता और नैतिकता के संगम पर खड़ा भारत। ठीक है, इस पर मैंने एक निबंध दिया है। ठीक है, ये वाला। और इसका पूरा आंसर आपको मिलेगा, आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप या किसी भी प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आता है, सरकार टीचिंग में AI टूल्स लाएगी, क्या है सरकार का प्लान? तो मैं पहले कह रहा हूं, ये बहुत फर्टाइल जोन है, आप एक बार न्यूज को पढ़ें। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी चीज होती है तो यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। जैसे स्वयं पोर्टल आया था, तो प्रीलिम्स में उस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा। तो ऐसे ही यह एक अच्छा इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव, इसको आप लोग पढ़ लें जरूर। ठीक है, तो सरकार टीचिंग में नया टूल्स ला रही है। और आप एक बार न्यूज देखिए इसको जरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को शामिल किया जाएगा। आप सोचिए, लेकिन हमारे यहाँ मैंने भी पढ़ाया था, टीचर्स की ट्रेनिंग है ही नहीं, कहाँ से वो लोग। लेकिन ठीक है, सरकारों को भी दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या उस दिन वाला आर्टिकल आप लोग को आज ज्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहा? बताना, जिसमें मैंने टीचर ट्रेनिंग पर बातचीत की थी बहुत विस्तार से। भैया, जब टीचर ही नहीं ट्रेन है, ठीक है ना, यानी ये जो न्यूज है बच्चे,
जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो केवल एक न्यूज नहीं, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम के भविष्य का एक संकेत है कि नहीं? है कि नहीं भाई? केंद्र सरकार की तरफ से उनके मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से, नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर होगा, उसमें से एआई को प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक टीचिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके लिए क्या बनाया जा रहा है? बोधन एआई नामक एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की स्थापना की गई, जो आईआईटी मद्रास में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करेगी। तो ये प्रीलिम्स के लिए इसका नेचर कैसा है ये याद रख लीजिएगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है, और इसके लिए बजट में आप देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये पहल केवल टेक्नोलॉजी जोड़ने का प्रयास है या शिक्षा की पूरी संरचना बदलने का? तो एआई बोधन प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखिए उसका नेचर क्या है। साइंस टेक आप देख सकते हैं, कैसे हेल्थ एजुकेशन जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में मदद करेगा, कैसे इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ए से ऑब्वियस है, तकनीक और शिक्षा को जोड़ करके, उसके आउटकम को जोड़ करके, जैसा अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, उस प्रकार के निबंध एजुकेशन को लेकर के यूपीएससी पूछता है। तो किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है, ऑब्वियस है। इसीलिए कक्षा को हम एआई बेस्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एआई एक ऐसी तकनीक है जो जिसमें क्रांतिकारी गुण मौजूद है। ठीक है ना? तो एआई शिक्षा में क्या करता है, आप स्वयं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी एआई का अर्थ है ऐसी तकनीक जो डेटा के आधार पर सीख सके, समझ सके और निर्णय ले सके। ठीक है? अब एजुकेशन में इसका उपयोग कैसे होगा? एजुकेशन में इसका उपयोग 3 स्तरों पर होगा। एजुकेशन में इस एआई का उपयोग कैसे होगा? एआई इन एजुकेशन। अब आप देखिए बच्चों, एआई इन एजुकेशन, तो ऑब्वियस है जो पहला उपयोग होगा वो किस लेवल पर होगा? पहला उपयोग होगा स्टूडेंट लेवल पर, यानी छात्र स्तर पर। होगा कि नहीं होगा? दूसरा होगा टीचर लेवल पर, यानी शिक्षक स्तर पर। होगा कि नहीं होगा? और तीसरा होगा गवर्नमेंट लेवल पर, यानी प्रशासन के लेवल पर। होगा कि नहीं होगा? तो शिक्षा में 3 स्तरों पर इसका उपयोग। सोचिए कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में उपयोग 3 स्तर पर होगा। छात्र स्तर पर कैसे? जैसे आप अपनी मातृभाषा हिंदी है या आपकी इंग्लिश है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, तो बच्चा यानी आप अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछ सकेंगे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और वह आपको वॉइस बेस्ड प्रैक्टिस भी कराएगा। आप देखिए अगर चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट आप निकालते हैं उसके लिए वॉइस नोट भी तुरंत तैयार हो जाता है। अगर आप करना चाहें, प्रॉम्प्ट मौजूद है, तुरंत फीडबैक आपको मिलता है, कहां गलती कर रहा है वो बच्चा एआई बता देगा, और आपकी पर्सनलाइज्ड वर्कशीट तैयार होती है कि आज आपने, यानी अगर 17th है तो 17th को क्या काम किया, 18th को, पूरे महीने का आपकी वर्कशीट तैयार हो जाएगी। यानी एक शिक्षक एक पूरी कक्षा से आगे बढ़कर, वन साइज फिट्स ऑल से आगे बढ़कर, एक बच्चा एक व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, क्या है? एक बच्चा एक व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, यानी वही पर्सनलाइज्ड लर्निंग जिसकी चर्चा मैं आपसे, अरे बाप रे, जिसकी चर्चा मैं आपसे लगातार करता रहा हूं। ठीक है ना? आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। एक शिक्षक एक पूरी शिक्षा से, एक पूरी कक्षा से आगे बढ़ करके एक बच्चा एक व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। अब आप सोचिए कि ये जो बोधन वगैरह है, ये मैं कब से कह रहा हूं, आप मुझे बताएं। बोधन के पहले आपको यही सिखा रहा हूं कि नहीं, कस्टमाइज प्लान के बिना चीजें संभव नहीं। और जैसे पहले आप 8 घंटा पढ़ते थे, अब 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ट्रस्ट करिए बच्चों, एग्जाम के समय 8 घंटा पढ़ने की जरूरत है, बाकी अगर आपके पास 3 से 4 घंटे है ना, बाकी आप अपने ऑफिस में काम कीजिए। क्या कीजिए? आप कहीं नौकरी कीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। 4 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। तो एक बच्चा एक व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, यानी पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम अब डेवलप किया जा रहा है इस एआई के द्वारा। अब आता है टीचर के लेवल पर।
एआई शिक्षक का स्थान नहीं लेगा, ये फिक्स है, बल्कि हमारा सहायक बनेगा। कैसे? हम आपकी प्रगति रिपोर्ट देखते हैं। प्रगति रिपोर्ट कैसे देखते हैं, आज इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपनी एक स्टूडेंट का प्रगति रिपोर्ट, ठीक है? और आप प्लीज डेट को भी ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि सर जिस डेट की बात कर रहे हैं वो डेट ऐसा नहीं आज आर्टिकल आया है तो आज वो दिखा रहे हैं। सर की जरा डेट देखिए, और ये जरूरी है, ये वाला पॉइंट। शिक्षक को क्या करता है? छात्र की प्रगति रिपोर्ट, यानी मैं लिख देता हूं छात्र, यानी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, छात्र का पीआर, और फिर पीआर के बाद क्या करना चाहिए, यानी क्या सुधार होना चाहिए और कहां कहां आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सब करने में आपको सहायता मिलती है, इससे शिक्षक का समय बचता है और उसकी क्वालिटी सुधरती है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो एग्जांपल मुझे यहां रखना पड़ेगा, मुझे एक बार व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। और आप डेट देखिएगा, ये किस डेट की बात है, यानी आर्टिकल एआई सबमिट तो अभी स्टार्ट हुई, जिससे आपको मेरे ऊपर 100% ट्रस्ट रहे कि अगर आप रिजल्ट करना चाहते हैं तो मैं एक बड़ा माध्यम हूं आपका, आप उसको कर सकेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा। यानी ये मेरी स्टूडेंट है अर्चना, जिनका प्रोफाइल यहां पर ओपन हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, इनका प्रोफाइल ओपन हो रहा है, अर्चना मेंटरशिप। अब आप देखिएगा, इन्होंने मुझे दिया कि क्या फाइनल, इनका फाइनल वर्डिक्ट आया। ठीक है, ये देख सकते हो, मैं हर बच्चे से गूगल मीट खुद करता हूं। ठीक है, ये मैंने इनको, कहां गया भाई, मतलब इसने मुझे अपनी पूरी रिहा ये दिया, कहां गया, ठीक है बेटा। तो ये हमने संडे को बातचीत की और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा लगभग सारा विषय कंप्लीट है। ध्यान से समझिएगा, सारा विषय, केवल हिस्ट्री का एक दो पार्ट उन्होंने कहा जो अभी आगे आप कराएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने उनके बेस पर, मतलब जो फाइनल, ठीक है ना, ये देखिए उन्होंने मुझे क्या क्या दिया था। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, स्टैटिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, करंट लिंक जो लिंकेज होता है वो पर्याप्त है। उन्होंने ये सब मुझे लिख करके भेजा और फिर मैंने उनका एक प्लान बनाया। आप जरा देखिएगा, ये बचे हुए समय का प्लान है और ये संडे की बात है। अब आप देखिएगा इनका प्लान क्या है। एसएपीएमपी प्रीलिम्स 2026 स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट, कैंडिडेट अर्चना, एग्जाम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 26, टारगेट 24 में, प्रिपेयर्ड बाय मी। मिशन स्टेटमेंट, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट कवरिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग द पेपर, यानी सब नहीं पढ़ना, केवल पेपर को कंट्रोल करना। अब उन्होंने मुझे जो फोन पे बताया कि परफॉर्मेंस स्टेटस उनका कैसे है, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी विषयों में। अभी हर एक बच्चे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका, तो इतने टाइम तो ऑब्वियस उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होगी, सबके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। और भी बच्चे यहाँ पर मेंटरशिप वाले, एक बार आप मुझे बताइएगा कि अभी आपको तो ये नहीं गया होगा, उस बच्चे को इसलिए गया क्योंकि उसने कहा लगभग मेरा सब कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब उनके पास क्या गया, कॉन्सेप्चुअल, मतलब उन्होंने बताया कि भैया सर मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टैटिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, करंट में अच्छा से लिंक करी, चूंकि हिंदू कभी छोड़ा नहीं, इस प्रकार की चीजें। तो अब यहां पर देखिए नीड क्या हुई, मैंने उनके लिए जो बनाया, नीड हुई टेस्ट टेम्परामेंट। अब आपका चेक होना चाहिए, यानी अभी से केवल टेस्ट टेम्परामेंट, प्रिसीजन एंड स्पीड, यानी उनके जो भी उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि वो कहां पर खड़ी हैं, तो तीन चीजें मैंने एआई को वो दिया और उसके बाद अपना जो भी प्रॉम्प्ट होता है वो मैंने दिया एज अ मेंटर। फिर मेरे पास इनके लिए आवश्यकता, ये मतलब मैंने निकाला, फिर मैंने एआई को दिया कि मुझे अब इस लड़की से तीन चीज निकालनी है।
टेस्ट का टेम्परामेंट, जिससे 24 मई को टेम्परामेंट वीक ना हो, प्रिसीजन और स्पीड। स्पीड मतलब क्वेश्चन छूट जाता है। छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? छूटता है कि नहीं छूटता? आप कहेंगे हाँ। अब आता है स्ट्रेटजी ओवरव्यू, 3 फेज मॉडल, यानी फेज, फोकस और ऑब्जेक्टिव। फेज 1 में कंसोलिडेशन हम करेंगे, नॉलेज को कंप्रेस करेंगे। फेज 2 में टेस्ट सिमुलेशन करेंगे जिससे कि स्कोर स्टेबलाइज हो सके, यानी प्रीलिम्स का। और फेज 3 में सर्जिकल रिवीजन, कॉन्फिडेंस, इस पर काम करेंगे, प्लस एक्यूरेसी। सर्जिकल यानी जहां जहां आवश्यकता हो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अब फेज 1 आप देखना, ये संडे का है, आर्टिकल आ जाए वो। फेज 1 कंसोलिडेशन मोड, ड्यूरेशन इसका रखेंगे लगभग 60 दिन, कंसोलिडेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा स्टैटिक सब्जेक्ट का 3 बार कम से कम रिवीजन। पीवाईक्यू में मास्टरी, एमसीक्यू मसल बिल्ड, यानी एमसीक्यू आप देखें और आप खुश हो जाएं, इतना। अब आता है सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूशन प्लान, कि मैंने जो भी बताया अब उसमें इनका क्या चलेगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ, सेलेक्टिव रिवीजन 3 साइकिल। सेलेक्टिव मतलब जो मैंने टॉपिक दिए हैं। आर्टिकल्स प्लस अमेंडमेंट का फ्लैश रिवीजन, भयानक बहुत। और 1500 एमसीक्यू टारगेट लीजिए, इनको 1500 एमसीक्यू सॉल्व करना है। और वो कौन बनाएगा? ऑब्वियस है, वो एआई ही बना के देगा उनको। बस टीचर ने क्या किया, ये आपके सर पे पत्थर रख दिया, 1500 एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व करना है। अब जो बच्चा यार 1500 एमसीक्यू सॉल्व करके पॉलिटी के क्वेश्चन में जाएगा तो क्या होने वाला है? फिर स्पेशल फोकस कहां रहना है वो भी बता दिया। पार्लियामेंट प्रोसीजर्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर, फेडरलिज्म पर, एंड सो ऑन सो। फिर उसने बताया था उसका मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, एंशिएंट मिडवल अभी अच्छा नहीं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, टाइमलाइन चार्ट बनाओ और इसमें हाथों से लिखो, हैंड रिटन मैंडेटरी। टाइमलाइन बनाओगे तो इतिहास की एक अच्छी समझ हो जाएगी। और यूपीएससी पूछा भी है कि पहले शक आए, कुषाण आए, पार्थियन आए, इस प्रकार की चीजें। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो बहुत ही है कि पहले डच आए, या किसकी कंपनी की स्थापना पहले हुई, डच की, या फिर अंग्रेजों की। फिर कांग्रेस के सेशंस प्लस एक्ट्स जितने भी हैं, और 1000 एमसीक्यू मॉडर्न इंडिया में सॉल्व करना। यानी आप केवल एमसीक्यू पर फोकस हुई है। क्या वो बच्चा या आप या मैं, अगर कस्टमाइज प्लान का ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको एआई के लिए पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको बताया कि एआई 3 स्तर पर, स्टूडेंट लेवल पर काम करेगा, टीचर के लेवल पर काम करेगा, यानी मेरा मददगार होगा, जिसमें वो क्या करेगा, छात्र की प्रगति रिपोर्ट देखेगा और उसमें क्या क्या और आगे करना चाहिए, इसके बारे में मुझे मेरे प्रॉम्प्ट पर वह एक बेहतर ब्लूप्रिंट देगा, जिसमें अगर मुझे लगेगा कुछ करेक्शन है, मैं करेक्शन कराऊंगा, उसके बाद वो फिर मुझे दे देगा। इससे मेरा टाइम बचेगा और क्वालिटी सुधरेगी। क्या क्वालिटी सुधर रही कि नहीं? अब मुझे बताओ कि 1000 एमसीक्यू, क्या इसके पहले मैं किसी स्ट्रेटजी में दे पाया हूं कि किसमें 1500 करना है, 1000 करना है? ज्योग्राफी में फिर एनसीईआरटी प्लस एटलस मैपिंग डेली 15 मिनट, रिवर प्लस ओशन करंट प्लस स्ट्रेट, और उसके बाद 1000 एमसीक्यू। 1000 एमसीक्यू यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने दिया हुआ। फिर इकोनॉमी में 800 एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, फिजिकल, मॉनेटरी, बैंकिंग, बजट प्लस सर्वे की समरी का रिवीजन, वो जो मैं करा रहा हूं, 800 एमसीक्यू। एनवायरमेंट में आप देख सकते हैं स्पीसीज, कन्वेंशन, प्रोटेक्टेड एरिया, लास्ट 25 ईयर पीवाईक्यू डीप स्टडी, और 1000 एमसीक्यू। तो ये हो गया फेज 1। फिर आएगा देखो फेज 2, टेस्ट सिमुलेशन मोड। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या होगा, इसमें जब ये सब तैयार हो जाएगा तो फिर क्या चलेगा, 2 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक, एक दिन फुल उसका एनालिसिस बैठ के करना है कि हमसे कहां गलती हो रही, कहां मैं गलती नहीं कर रही। ठीक है। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए बताया गया है कि कैसे आप टेस्ट 1 से 5 में आपका स्कोर कितना जाना चाहिए, 6 से 10 में कितना जाना चाहिए, फाइनल में कितना जाना चाहिए आपका स्कोर। फिर इसके बाद एरर नोटबुक भी बनाना है, मैंने लिखा मैंडेटरी है। ये बच्चे कोई ऐड नहीं, बस आप केवल सीखिए। जो बच्चे नहीं मेंटरशिप, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये समझिए मेरी तरफ से आपको उपहार है। फिर एरर नोटबुक यानी मैंडेटरी क्या है, एरर नोटबुक। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं, एआई बोधन। मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, एआई बोधन का प्रैक्टिकल रूप दिखा रहा हूं कि एआई जब प्री नर्सरी से हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्वियस है वो तो हम लोगों को करना पड़ेगा, सरकार का तो कोई सिस्टम है नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा
आप एआई का यूज देख रहे हैं, तो एआई का यूज ये है। तो आप देखिए, एरर नोटबुक मैंडेटरी है क्या? इसके पहले मैंने, हालांकि मैं कहता हूं डायरी में लिखो, लेकिन अब आप यहां पर क्या हो गया, स्ट्रक्चरल। अब कैसे स्ट्रक्चरल, आप देखिएगा क्या कह रहा है भैया, आपको क्या लिखना है कि जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। हालांकि मैं पिछली टेस्ट सीरीज में भी ये करा चुका हूं। एआई कभी भी, मैं हमेशा मानता हूं, मुझसे आगे नहीं है। इसको आप किस रूप में लेंगे मुझे नहीं पता है, बट इसको आप एज अध्यापक के कॉन्फिडेंस के रूप में लीजिएगा, उसकी मेहनत के रूप में, इसे ईगो के रूप में मत लीजिएगा। क्या ये सारी चीजें जो अड्डा पे प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज निकाली तो उसमें नहीं, ये क्वेश्चन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये लिखने के लिए कहा था कि नहीं, डायरी बोला था कि नहीं? ठीक है। ईच रॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बी क्लासिफाइड। अगर कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है तो आपको कैसे, कॉन्सेप्ट में गैप कहां है, फैक्ट में गैप कहां है, ओवर थिंकिंग की वजह से कौन सा गया है या नहीं गया, गेस आपने जो लगाया उसमें कैसा एरर जा रहा है, आपका गेसिंग ठीक है या नहीं है, और सिली मिस्टेक्स आप देख सकते हैं। अगर आपका एक ये डायरी हो गई और मई महीने में 1 मई से 23 मई तक आप अपनी डायरी एक बार देखते रहेंगे, तो क्या एग्जाम में आपके 2-4 क्वेश्चन गलत होना कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है ना। फिर फेज 3 सर्जिकल रिवीजन मोड। अब सर्जिकल यानी अब यहां पर लास्ट 30 डेज का मतलब, उसका शेड्यूलिंग ऐसे नहीं होगा कि 60 दिन ये करना है, 30 दिन, इतना दिन नहीं है। वो मैंने बनाया हुआ, जो बाकी बचे हुए दिन में उसी के हिसाब से हम लोग इसको चल रहे हैं। यानी जैसे 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ये, 6 घंटे ये, 2 घंटे ये, तो टाइम पे मच जाएगा, वो साइंटिफिक बना हुआ। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, सर्जिकल रिवीजन मोड, यानी लास्ट में, लास्ट का 30 डे, यानी आप मानिए कि 22 अप्रैल से 22 मई तक, नो न्यू सोर्सेस, नो न्यू बुक, ओनली पीवाईक्यू 2011 से 25, रैपिड रिवीजन साइकिल, मिक्स्ड 50 MCQ डेली, और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी उसको अभी से बता दी गई है। वैसे ही जितने भी बच्चे हैं पर्सनल मेंटरशिप में, वो सब ऐसा बताते जाएंगे कि जब उनका सब खत्म हो जाएगा तभी, यानी केवल 1 या 2 पार्ट बचा रहेगा, देन वो भेजेंगे, तब ये भेज पाऊंगा, अभी नहीं। जो जितनी जल्दी भेज देगा उसको। अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी, आइडियल अटेम्प्ट रेंज, यानी आपको 85 से 95 के बीच में मैंने अभी फिलहाल रखा, आइडियल रखा है, इसको आप कम ज्यादा कर सकेंगे। रूल रूल क्या फॉलो करना, 100% श्योर अटेम्प्ट, जिसमें सबसे पहले, फिर जिसमें आपको 50 to 70% है, उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। ब्लाइंड गेस अवॉइड कीजिए, यानी आप देख सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस अभी से आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और ये भी बता दिया गया है डेली आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए, मंथली रिव्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, मेंटर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें। फाइनल सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप मैसेज, अर्चना योर प्रिपरेशन इज गुड, नाउ योर डिसिप्लिन मस्ट बी एक्सेप्शनल। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं कंटेंट बच्चों, वो यही बता रहा है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो यही है। ठीक है, ओके बच्चों, यानी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो यही है। जो हम पढ़ रहे हैं वो यही कह रहा है। टीचिंग में एआई टूल्स क्या ला सकती है और क्या बदलाव लाएगी, अब ये तो अभी शुरुआत है बच्चे। ठीक है, जितेंद्र बहुत अच्छी बात बेटे, बहुत बढ़िया, आपका भी सब क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो समझ में आया किस लेवल पर आप लोगों को जाके काम करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि ये केवल मैं कर रहा हूं, जो भी स्मार्ट होगा सब करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब चीजें इजी भी हैं और टफ भी हैं। इजी है कि अगर एआई स्किल आप अच्छा है तो आपके लिए 8 घंटे की बजाय 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब वही है कि वहां पर मेंटर बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। ठीक है बेटा, तो जो समझाना चाह रहा था, एआई बिल्कुल एक अलग, एक क्या ही हो गई, मैं बता नहीं सकता मेरा। और मैं क्या बोलूं यार, इस एआई ने मुझे
अरे बाप रे, अबे भाई, ओ माय गॉड। आवाज तो आ रही ना बेटा? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। और आप सोचिए इसी एआई ने मुझे, यानी आपके मेंटर को, शूटिंग में एक गोल्ड मेडल भी दिलवा दिया, वो भी गवर्नमेंट का। वैसे तो मैंने बड़े सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं अपडेट नहीं करता हूं, लेकिन आप सोचो कि मैं दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल जीत गया, क्योंकि एआई ने समय दिया मुझे। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग भी जॉब कर सकते हैं, एआई बहुत बड़ी तोप है, लेकिन हाँ, मेंटर अच्छा होना चाहिए। तो बस यही है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि एआई जो है शिक्षा में क्या करेगा। तो एआई एजुकेशन में 3 स्तर पर काम करेगा। पहले छात्र स्तर पर मैंने बताया, फिर शिक्षक के स्तर पर, और फिर आएगा टीचर ऑगमेंटेशन, और सॉरी, प्रशासनिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर ऑब्वियस है, जिला स्तर पर क्या लर्निंग आउटकम है उसका एनालिसिस एआई बहुत इजीली कर देगा। किन स्कूलों का आउटकम यानी प्रदर्शन या परफॉर्मेंस कमजोर है, कहां नीति हस्तक्षेप करना चाहिए, तो ये सब यानी प्रशासन के लेवल पर भी एआई करेगा। यानी शिक्षा को, एजुकेशन को एविडेंस बेस्ड बनाएगा, डेटा आधारित बनाएगा। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब इसके बाद आता है, इसमें एक और चीज की चर्चा है जिसे कहते हैं भारत एडू एआई स्टैक। भारत एडू एआई स्टैक, यानी एडू मीन्स एजुकेशन। तो सरकार एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। क्या बना रही है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। यानी जैसे यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, यानी यूपीआई भुगतान प्रणाली का आधार है, वैसे ही भारत एजू एआई स्टैक शिक्षा के लिए एआई का आधार होगा। बस सिंपल है। जैसे आप कुछ भी पाना चाहते हैं, इसी भारत एजू एआई स्टैक के द्वारा सब प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना? और जब ऐसा होगा तो हम सॉवरेन एआई भी अपनी बना रहे हैं, यानी स्वदेशी एआई मॉडल है हमारा, जिससे हमारी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम होगी। और स्वाभाविक है इन पहलों का, यानी जो भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कनेक्ट भी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? मदर टंग में एजुकेशन मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, बुनियादी साक्षरता पर जोर होना चाहिए। एआई इन सभी उद्देश्यों को मजबूत कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस वही बेटा, डिजिटल डिवाइड और डेटा प्राइवेसी, दैट्स इट। दो ही आपको ध्यान रखना है कि भाई बच्चे का डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और उपकरण की कमी है, क्या बच्चे और अधिक स्क्रीन पर निर्भर हो जाएंगे, क्या एआई सभी भाषाओं और सामाजिक समूहों को समान रूप से समझ पाएगा, ठीक है? तो ये सारे चैलेंजेस हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो बड़ा मजेदार है। एक और चैलेंज आपको समझ में आया? कुछ जो टीचर होते हैं, जैसे एक बार किसी एक महान अध्यापक ने कहा, जो स्वाभाविक है लोकप्रिय इसलिए नहीं हुए हैं, जहां तक मेरा अनुमान है कि वो, मैं कभी कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कभी कभी करना जरूरी भी होता है। एक अध्यापक ने कहा कि, सो कॉल्ड प्रोफेसर ने, कि जो चैट जीपीटी है वो श्रवण मानसिकता का है। ये स्टेटमेंट है। ये मत कहिएगा कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, तब तो अच्छी बात है। एआई प्रीजुड्यूस है कई चीजों में, चाहे वो चाइना वाला हो चाहे अमेरिका वाला हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि श्रवण मानसिकता का है। अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात है, वो पॉपुलर केवल इसलिए हुए क्योंकि दृष्टि आईएएस में ऑब्वियस इंटरव्यू कराते थे, और दृष्टि आईएएस में कोई भी पढ़ाता है, सबसे बड़ा ब्रांड है, तो वो अपने आप जो है हाईलाइट हो ही जाता है। खैर, उसके बाद तो सिंपल सी बात है, श्रवण मानसिकता जैसी जो एआई के बारे में अवधारणाएं हैं,
उस प्रकार की अवधारणाएं अध्यापक ना फैलाएं समाज में, ये भी एक बहुत बड़ी नीड है, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सवर्ण और अवर्ण मानसिकता से एआई को देखेंगे तो एआई बोधन का इस्तेमाल हम अपने बच्चों को नहीं करने देंगे, और जो बच्चे प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन में वो और प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन में जाएंगे, या उनकी और जो बच्चे एआई में सक्षम है उनकी इनकम में बहुत बड़ा अंतर होगा। क्योंकि इन छोटी बातों का इम्पैक्ट जो वंचित वर्ग है उन पर गहरे स्तर पर होता है। इमोशनली जो संपन्न होते हैं वो इमोशनल, लॉजिकल इमोशनल होते हैं, उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जाति से, धर्म से। आप देखिए कि कोई चाहे बीजेपी में हो या कोई किसी अन्य पार्टी में हो, वो सभी समुदायों में विवाह करते हैं, इनफैक्ट इंटर रिलीजियस भी करते हैं, इंटरकास्ट भी करते हैं। सारे नेता आप उठा करके देखिए, चाहे किसी भी पार्टी को, इंटर रिलीजियस भी करते हैं, अंतर धार्मिक भी करते हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म से, और अंतर जातीय करते हैं। उनके लिए कोई धर्म और कोई जाति बंधन नहीं है, लेकिन वही कॉमन इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है, जहां पर अगर कोई अंतर धार्मिक या अंतर जातीय गया तो स्वाभाविक रूप से उसको प्रत्येक प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो अध्यापक है वो भी थोड़ा सा बचें कि जो चीज वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने में सबसे बड़ा फैक्टर हो सकती है, सबसे बड़ा फैक्टर। मेरे बच्चे, अगर आप गरीब हैं, आपको मेरी भी जरूरत नहीं, बस केवल मुझसे सीखिए एआई को प्रॉम्प्ट, मतलब एआई को हम कैसे खाना खिलाते हैं। जो मैं IQ IP रोज कराता हूं, इसी से आप सीख सकते हैं कि सर ऐसे खाना खिलाते हैं, हम भी ऐसे खिलाएं। बाकी मैं बैठा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अब अमीरी गरीबी में आप अंतर कम कर सकते हैं, लेकिन तब जब अच्छे लोग आपको बताएंगे कि एआई सबके लिए है और इसका यूज कोई भी कर सकता है। यानी आपके घर में, मैं एक छोटा सा रेफरेंस आपके सामने रखता हूं कि अगर आपके घर में कोई, पहले भी मैंने बताया, अच्छा अचार बनाते हैं, अचार वगैरह तो हर घर में बनता है ना। और सबसे बड़ी बात, अचार की इतनी वैरायटी है कि आप अमीर हैं गरीब हैं अपने घर में बना सकते हैं। एआई अच्छा अचार कैसे बनाए? एआई अच्छा यानी लोगों की नीड के हिसाब से। अब लोगों की नीड क्या होती है, जब आप बताओगे कि हमारे जिस गांव में मैं रहती हूं या रहता हूं, इस गांव का, अब देखो मैं प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है आपको सिखा रहा हूं। अच्छा अचार बनाना, या कोई भी आप जो भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, मैं उन सब के लिए कह रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने अचार का जिक्र किया। अब अचार आपको अपने आसपास के ही मार्केट में भेजना है। अब आपने प्रॉम्प्ट क्या देना है, तो वो डेटा एविडेंस बेस्ड काम करता है। अब आपने क्या देना है कि भाई मैं इस गांव में हूं, आसपास ये 4 से 5 8 गांव 10 गांव, सबका डेटा इकट्ठा कीजिए। वहां पर अमीर कौन है, मध्यम वर्ग कौन है, गरीब कौन है। और स्वाभाविक है कि अब अमीरी गरीबी और वंचित वर्ग के आधार पर उनकी नीड भी एआई बता देगा कि वो लोग, मतलब उनके बारे में सारी जानकारी आप डाल दो कि इतनी आबादी है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये उनकी सोच है, ये ABCDEFGH सब कुछ। और फिर उसके बाद आप उसको बताइए कि मुझे इन सब के लिए अलग अलग प्लान चाहिए अचार बनाने का, ठीक है ना। क्या बनाने का? सिरका भी होता है ना, सिरका। कोई भी लीवर के डॉक्टर से आप मिलेंगे, वो कहेगा सिरका दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। तो एआई को आप वह बताइए कि सिरका भी बनाना है, अचार भी बनाना है, और वो आपको एक बढ़िया सा मॉडल देगा। उसको आप पढ़िए, फिर आपको लगे, या आप पढ़े लिखे नहीं तो अपने बच्चों से पढ़ाइए। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती जो खाना वगैरह एक नंबर का बनाती, बट स्वाभाविक है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो पढ़ पाए, बट उनका स्किल एक नंबर का है कुकिंग का या इस प्रकार की चीजों को बनाने का। फिर उसको अपने बच्चों से पढ़ाइए, फिर उसके बाद उसको समझिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी मातृभाषा में जवाब देगा। पंजाबी में पूछिए पंजाबी में देगा, कन्नड़ में पूछिए कन्नड़ में देगा, भोजपुरी में पूछिए भोजपुरी में भी एआई काम कर रहा है। फिर आपको क्या करने की जरूरत, और पहली बात तो किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सिखाना है कि ये ऑडियो भी देता है। जो कंटेंट आप निकालते हो उसका ऑडियो, फटाक से उन्होंने ऑडियो सुना, उनको लगा इसमें ये कमी है, तो फिर वहां बोलें कि इसमें ये और चीज डालो, फिर वो चीज और डाल देगा। तो चिंतन करो आप। तो इस समय एआई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वही है। ठीक है बच्चे, तो इस हिसाब से हम लोगों को सोचना है, और यही बात यहां पर डिस्कस किया गया है।
जो और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस वही शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यूपीएससी ऐसे ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो, बट आपको और हमको उसको खाने की कला आनी चाहिए। कर लेंगे इस प्रश्न का आंसर? चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक आपके सामने है। अगला टॉपिक है आपके सामने जरा पढ़िएगा, और फिर इसके बाद इस पे हम लोग चलते हैं। एनजीटी गिव्स क्लियरेंस टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एनजीटी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है। अब एनजीटी क्यों पढ़ना है? यूपीएससी इस पे प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है, तो एनजीटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बोलो भाई। चलो भाई, बोलिए। पढ़ लिया? तो स्वाभाविक है, हम देश की सुरक्षा और पर्यावरण के बीच में कुछ चुनाव करने जा रहे हैं। यानी अगर देश की सुरक्षा और पर्यावरण के बीच चुनाव करना पड़े तो क्या करेंगे? क्या विकास हमेशा सही होता है, एक, और क्या पर्यावरण हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए? इन्हीं सवालों के केंद्र में आज का टॉपिक है आपके सामने, ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, मेरे प्यारे बच्चों। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस परियोजना को, जिसकी 72,000 करोड़ राशि है, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है। एनजीटी ने किस आधार पर यह दिया, सबसे पहले वो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह परियोजना रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इंपॉर्टेंस की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इन्वायरमेंट के रूल्स होते हैं, पर्यावरणीय नियम है, उसके तहत पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, और ऐसे में इंटरवीन करने का, हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एनजीटी ने कहा। अब स्वाभाविक हम इसको क्यों पढ़ें? तो ये हो गया सबसे पहले एनजीटी के बारे में सारी जानकारी प्रीलिम्स के लिए, तो इसको आप पहले पढ़िएगा। लीगल बेसिस क्या है इसका, यानी मतलब कानूनी संस्था है कि नहीं? जी हाँ, एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा ये बनी। इसके मैंडेट क्या है, यानी क्या क्या काम करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है ना, और उसका नेचुरल रिसोर्स से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनका निपटारा करती है। और जुरिडिक्स की इनकी पावर क्या होती है? सिविल केसेस विद सब्सटेंशियल इन्वायरमेंटल क्वेश्चन, पावर है, सिविल कोर्ट की पावर होती है मेरे प्यारे बच्चों। अपील कहाँ की जाती है? ऑब्वियस इनके जो भी डिसीजन उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। इसके चेयरपर्सन कौन है, मेंबर कौन होते हैं, बेंचेस क्या होते हैं, पढ़ना है। और इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इनके चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में कि इनके पास अपने द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने की शक्ति सीमित है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहले अब ये ग्रेट निकोबार कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों?
वो इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम, आप देख सकते हैं, साउदर्न एरिया है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहां है मेरे प्यारे बच्चों, वो मलक्का स्ट्रेट है। यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास स्थिति है, याद रखिएगा। तो इसका जो भौगोलिक महत्व है, ज्योग्राफिकल जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। अब आप यहां से देखिएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जरा ये देखिएगा, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार ये हो गया, और यहीं पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब इसका जरा एक हम कहें ना भौगोलिक महत्व, आप देखिएगा, भौगोलिक महत्व, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस आप यहां से देखिए। तो मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है कि नहीं। आप कहेंगे सर मलक्का जलडमरू मध्य क्या है। ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, यानी विश्व के जितने भी व्यस्ततम समुद्री मार्ग है जहां से वस्तुओं का परिवहन होता है, उसमें से एक है। दुनिया के लगभग 40% व्यापारिक जहाज इसी मार्ग से गुजरते हैं। मतलब जो यहाँ नियंत्रण रखेगा वह हिंद महासागर, इंडियन ओशन क्षेत्र में प्रभावी पोजीशन में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस परियोजना में हम जो जो बना रहे हैं उससे हमारा यहाँ कंट्रोल होगा, यानी हम ऐसे बंदरगाह बनाएंगे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हो। हम यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट डेवलप करेंगे, नया टाउनशिप बनाएंगे। और उद्देश्य केवल यही है कि भारत को वैश्विक समुद्री लॉजिस्टिक्स हब बना देना। तो ये आप देख सकते हैं इसका भौगोलिक महत्व है। ठीक है बेटा, क्या है इसका भौगोलिक महत्व, ये है आप देख सकते हैं। प्रपोज्ड रोड कहां से कहां तक जा रही है, प्रीलिम्स के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे से सारी जानकारी आपको दे दी गई। अब आता है सामरिक महत्व क्या है। भाई चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसका ये रणनीतिक संतुलन है कि नहीं। जैसे चीन हमें क्या कर रहा है कि चाहे श्रीलंका हो, वहां का हम्मन टोटा, चाहे म्यांमार हो, इन सब जगहों पर अपने वो बेसिस बना करके हमें घेर रहा है मोतियों की माला के थ्रू। तो ऐसे में उसकी रणनीति का एक ये संतुलन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होगी, क्वाड देशों के साथ सामरिक तालमेल और बेहतर होगा, एनर्जी सिक्योरिटी का रास्ता और बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह सिर्फ बंदरगाह नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल संदेश है पूरी दुनिया को, विशेषकर चाइना को। अब इस समस्या क्या है, यानी एनजीटी को क्यों आना पड़ा। अब इसको आप देखिएगा, ये जो ग्रेट निकोबार है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको यहां पर मैंने ये आपको दिखाया, जो यहां भी पूरा डिटेल में दिया गया है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, यह एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। क्या है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। यहां पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं, लेदर बैक समुद्री कछुआ पाया जाता है, कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, मैंग्रोव हैं और घने वन है। इसीलिए इसको इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। लेदर बैक कछुए, याद रखिएगा। और इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो CRZ1A, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है, यानी तटीय क्षेत्रों को विनियमित करने का जो कानून होता है, उसमें आता है। मतलब ए कैटेगरी में है, मतलब अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। यही है क्यों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। तो एक चैलेंज तो ये हो गया, यानी समस्या पहली हो गई इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की। दूसरी समस्या हो गई इसका ट्राइबल एंगल है मेरे बच्चों, ट्राइबल डायमेंशन है, यानी जनजातीय आयाम। यहां दो जनजातियां जिसका जिक्र है, सोम्पेन और निकोबारी रहती हैं। तो स्वाभाविक है प्रश्न उठता है कि जब ये बनाया जाएगा तो क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026 का उल्लंघन नहीं हो रहा। भाई इनका तो अधिकार ही छिन जाएगा, इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। और क्या ये उनका कल्चरल जो एक हम कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस है, सांस्कृतिक अस्तित्व है, क्या वो खो नहीं जाएगा। तो दूसरा प्रश्न यहां से उठता है और फिर यही मामला एनजीटी में जाता है। ठीक है, इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर एनजीटी में मामला गया। अब एनजीटी आपके सामने यहां पर देख सकते हैं। तो एनजीटी क्या है, एनजीटी 2010 के अधिनियम के तहत बना एक पर्यावरण न्यायालय है, समझिए।
जो पर्यावरण से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करता है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी, प्रीलिम्स के लिए बता दिया, एमसीक्यू भी अभी आपको बना बनाया मिलेगा। तो इस मामले में एनजीटी ने क्या कहा, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने कहा कि भैया सरकार ने ऐसे नहीं, ईआईए की जो प्रोसेस होती वो अपनाई गई है। दूसरा, विशेषज्ञ समितियां थी, उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया और पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये उसने कहा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हो गया अब बस। अब इस पर आप एक क्वेश्चन है, अरे सॉरी, सिलेबस में ऑब्वियस है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नीतियां, ठीक है ना, और ये यूनिट आ जाएगी स्टेचुरी बॉडी यानी एनजीटी। तो ये सारी चीजें आ गई। और एथिक्स में पर्यावरणीय नैतिकता पर प्रश्न आपसे पूछा भी है। कैसे पूछा है कि कुछ ऐसी फिजिबल स्ट्रेटजी बताइए, ऐसी साध्य रणनीति बताइए जिससे कि विकास भी होता रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। पूछा है कि नहीं पूछा है? तो बस यही सारी चीजें हैं। ज्योग्राफी भी आपके सामने ही है। तो इस प्रकार के प्रश्न। अब देखिए 2025 का एक प्रश्न आप देखिए और मुझे बताइए क्या ये 100% कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस प्रश्न को आप देखिए, क्या ये 100% कनेक्ट हो रहा है? 100 नॉट 1 2, 100%। बोलो। बोलो भाई। है कि नहीं? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े नैतिक द्वंद्वों की चर्चा कीजिए। बोलो। अब ये इस ग्रेट निकोबार से कैसे जुड़ा हुआ है? बोलो। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र, तो ग्रेट निकोबार क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं है? बोलो भाई। इकोलॉजिकल सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, तो ग्रेट निकोबार तो बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? देखो यही यूपीएससी। और अदरवाइज इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कहां मिलेगा? दुनिया के किस नोट्स में मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला। तो ग्रेट निकोबार अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र है। क्यों है? अभी मैंने बताया, लेदरबैक कछुए, कोरल रीफ, सीआरजेड वन क्षेत्र, उसके अलावा भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र भी है। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव हो गया कि नहीं हो गया, आप बताएं। और बॉर्डर एरिया है कि नहीं? बॉर्डर एरिया यानी स्ट्रेटेजिक एरिया। ग्रेट निकोबार अभी मैंने आपको बताया बॉर्डर एरिया और स्ट्रेटेजिक एरिया है, मलक्का स्ट्रेट के पास है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, चीन की गतिविधियों यानी स्ट्रिंग ऑफ पल्स का संतुलन है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हो गया कि नहीं हो गया? अब इन्वायरमेंट जब क्लियरेंस मिलता है तो उसके साथ क्या क्या नैतिक दुविधा होती है, अब इसको समझिए। तो ईआईए पर सवाल उठाए जाते हैं, भाई ईआईए का ध्यान नहीं रखा गया, जनजातीय अधिकारियों की चिंता है, एनजीटी में याचिकाएं आई। यही तो असली विवाद है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब आता है जो पूछ रहा है कि असली प्रश्न, ये तो मैंने पूरा आपको मतलब समझाया इस टॉपिक से जोड़ करके, नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा, असली यही है। तो ग्रेट निकोबार के उदाहरण से हम कैसे समझा सकते हैं कि ऐसी परियोजनाओं से क्या एथिकल डायलेमा है? अरे भैया एथिकल डायलेमा क्या? पहला, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी नैतिक दुविधा का मतलब दो अच्छे मूल्य
दो अच्छे मूल्यों की टक्कर, इसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक का मतलब ये नहीं कि एक अच्छा एक खराब में से चूज करना, नहीं, नैतिक दुविधा का मतलब दोनों अच्छे हैं। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा भी हमें करनी है और पर्यावरण को संरक्षित भी करना है। तो पहली नैतिक दुविधा ये है कि क्या देश की सुरक्षा के लिए पर्यावरण से समझौता सही है, पहली नैतिक दुविधा हो गई। दूसरी नैतिक दुविधा क्या होगी, डेवलपमेंट वर्सेस इंटर जनरेशनल जस्टिस। यानी विकास भी जरूरी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नुकसान करके क्या विकास है जरूरी है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व है, नैतिक दुविधा। यानी आज विकास करें पर क्या भविष्य की पीढ़ियां नुकसान झेलेंगी, ये दूसरी नैतिक दुविधा है। तीसरी नैतिक दुविधा स्ट्रेटेजिक सिक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर क्या सार्वजनिक परामर्श कम किया जा सकता है, यानी बहुत सारी चीजें जो ग्रेट निकोबार में दिक्कत वाली वो बताई ही ना जाए। चौथा इश्यू आता है एथिकल, ट्राइबल राइट्स वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। ओके बच्चों, या बता नहीं भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है कि जनजातियों के अधिकार महत्वपूर्ण है, यानी क्या सोम्पेन जनजाति के अधिकार राष्ट्रीय हित से कम महत्वपूर्ण है। फिर पांचवा, शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मींस तुरंत आर्थिक लाभ या अस्थायी पारिस्थितिक नुकसान। ये 5 एथिकल डायलेमा है मेरे प्यारे बच्चों। यानी राज्य को सुरक्षा भी करनी और पर्यावरण भी बचाना, यही है नैतिक दुविधा। मजा आया कि नहीं मजा आया? हाँ शुभम, 100%। अगर आप हाई टॉपिक पे काम करते हैं तो बिल्कुल आपके निकलने के चांस बेहतर हो जाएंगे, 100% गारंटीड। ठीक है, हो गया भैया, मजा आ रहा है। अब एनवायरनमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से डिसीजन दिए हैं, अब आगे एनवायरनमेंट को लेकर के एनजीटी ने कौन कौन से दिए आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यानी अब देखिए 2016 में भी पर्यावरण का संरक्षण तो आपसे पूछा जाता है, मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। अब यहां पर एक प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, ओके बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, ऑनेस्टी से बताइए। शुभम पांडे, 100% बच्चे, अगर आप हाई टॉपिक पढ़ते हैं और खूब सारे टेस्ट सॉल्व करते हैं तो फिर आपको किसी चीज में परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, लास्ट के 2-3 महीने अपने टीचर के साथ, एक होता है ना धुआंधार कनेक्शन, वो आपको कितना टाइम दे रहा है नहीं दे रहा, आपको उससे कनेक्ट रहना है। ठीक है, अगर ऐसा आप कर पाए तो समझिए जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो फिर तो आप, अब मैं, यू आर अ नॉनसेंस, आप सब लोग नॉनसेंस हो। आप सोच रहे होंगे यार सर मेरे पागल हो गए। मैं आप लोगों को कह रहा हूं तुम सब लोग नॉनसेंस हो। अब तुम लोग गुस्सा करोगे, यार क्या ही आदमी है ये, नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस, ऑल ऑफ यू आर नॉनसेंस। आप समझ लो कुछ रहस्य होगा तभी ये बंदा नॉनसेंस कह रहा है। इसमें बेटा एक दिमाग की दही हो गई है यार। आप, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? नॉनसेंस म्यूटेशन। यार क्या ही है, हम अपने यहाँ कुछ होता ही नहीं, कोई रिसर्च नहीं होता, पागल ही हो जाएगा आदमी। मतलब कोई रिसर्च नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं। जिनके पास कॉलेज है यूनिवर्सिटी आइडिया नहीं है, जिनके पास आइडिया उनके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, और इनके बीच में झूल रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन के शिकार लोग। लेकिन वो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन वाले भी समझ कहाँ ही पाएंगे, उनको तो मस्त आनंद है। तुम कैसे आगे बढ़ गया रे, तुम कैसे आगे बढ़ गया। ठीक है चले, नॉनसेंस म्यूटेशन आप पढ़ने जा रहे हो।
कभी सुना है नॉनसेंस म्यूटेशन भी होता है? बोलो। यानी अगर जैसे ये मैं लिख रहा हूं इतना 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 और यहां पर लिख दूं स्टॉप, तो क्या पूरा टॉपिक समझ पाओगे? यानी अगर किसी किताब या नोट्स में एक वाक्य जो कुछ बता रहा हो बता रहा हो और स्टॉप लिखकर खत्म हो जाए, तो क्या आप पूरी कहानी समझ पाएंगे? बोलिए। अरे भाई ऐसे ऐसे चल रहा यहां हो गया स्टॉप, अब आगे क्या लिखा है? आप कहेंगे सर कहां समझ में आएगा। ठीक यही चीज मेरे प्यारे बच्चों हमारी शरीर में भी होती। जब डीएनए में गलत जगह पर स्टॉप सिग्नल आ जाता है तो प्रोटीन बन नहीं पाता या बहुत कम बनता है और वहीं से शुरू होते हैं कई गंभीर आनुवांशिक रोग। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये जरा समझिएगा इस विषय में क्या लिखा हुआ एक बार आपने पढ़ा। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि प्राइम एडिटिंग और इंजीनियर्ड टीआरएनए की मदद से एक ऐसी रणनीति विकसित की गई जो नॉनसेंस म्यूटेशन से होने वाले कई आनुवांशिक रोगों के उपचार में सहायक हो सकती है। अब नॉनसेंस म्यूटेशन से आनुवांशिक रोग होते हैं, कितने बच्चों को पता था? किस किताब में? शोध क्या है? व्हाट इज द रिसर्च? व्हाट अ रिसर्च, अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो पहले डीएनए और प्रोटीन को समझेंगे और तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा शरीर बेटा किससे चलता है? प्रोटीन से चलता है। मांसपेशियां, एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा तंत्र, सब कुछ प्रोटीन बेस्ड होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? सब कुछ, यानी डीएनए, फिर एमआरएनए, फिर प्रोटीन। ठीक है ना? इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी डीएनए में सूचना होती है, मैसेंजर आरएनए उस सूचना की कॉपी बनाता है और राइबोसोम उस सूचना के अनुसार प्रोटीन बनाता है। ये मैं डिटेल में आप लोगों को करा चुका हूं जब नोबेल पुरस्कार भी पढ़ा रहा था। ठीक है? क्लियर है? अब सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? डीएनए और प्रोटीन समझ में आया? मैं यहां पर आपको बता दूं, यानी आपने डीएनए एंड प्रोटीन ये समझा कि हमारा शरीर प्रोटीन से चलता है। मांसपेशियां, एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा तंत्र, सब कुछ प्रोटीन बेस्ड होते हैं। यानी हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, मैसेंजर आरएनए उसको कॉपी कर लेता है। किसको? इस सूचना को वो कॉपी कर लेता है और इस सूचना को राइबोसोम ग्रहण कर लेता है और इसी के अनुसार यह राइबोसोम प्रोटीन बनाता। तो प्रीलिम्स में याद रखिएगा, प्रोटीन कौन बनाना? राइबोसोम। तो पहली चीज हमें यहां ये समझनी। दूसरी चीज हमें समझनी, इस टॉपिक को समझने के लिए, कोडोन क्या होता है? कोडोन। तो आप देखोगे जो हमारा डीएनए है उसमें 4 अक्षर होते हैं, ए टी जी सी। ये सब आपको पता है, बहुत विस्तार से बता चुका हूं। 4 अक्षर होते हैं। ठीक है ना? ये डिटेल में जाऊं या इतने से काम चल जाएगा? बताओ भाई, बोलो। कोडोन कुछ याद है आप लोगों को जो बताया गया था? नोबेल के समय, या फिर से बता दूं? बताऊं? कोडोन को थोड़ा समझाता हूं। यानी हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से बना होता है। ए यानी एडेनिन, टी यानी थाइमीन, जी यानी ग्वानिन और सी यानी साइटोसिन। ठीक है? डीएनए में यही 4 अक्षर होते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आपको पता है डीएनए क्या सीधे प्रोटीन बनाता है? आप कहेंगे नहीं सर, अभी भी तो आपने बताया कि नहीं भैया। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए होता है, इंफॉर्मेशन कॉपी करता है, उस इंफॉर्मेशन से राइबोसोम बनाता है। तो यानी डीएनए सीधे प्रोटीन क्रॉस 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 नहीं बनाता। पहले वह
मैसेंजर आरएनए बनाता है, यानी डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, कोडोन पे आते हैं। कोडोन क्या है, ये जो एमआरएनए है इसमें लगातार मौजूद 3 बेस का समूह होता है कोडोन। यानी कोडोन होता है 3 अक्षरों का समूह, एक कोडोन और एक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसके बहुत अंदर मत घुसिएगा, बहुत ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे, ठीक है। बहुत घुसेंगे बेटा, मैंने नोटिस किया, तो फंसेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाना है। तो 3 अक्षरों का समूह होता है कोडोन। हर कोडोन एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। कोड होता है ना, जैसे आपने कोई कोड बनाया हो, ठीक है ना। और इसी कोडोन में एक होता है स्टॉप कोडोन, ठीक है ना। स्टॉप कोडोन यानी जो डीएनए की प्रोसेस को रोक देता है, सिंपल सी बात है। यानी डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से राइबोसोम प्रोटीन, लेकिन ये क्या करता है, बीच में ही स्टॉप लगा देता है, जिससे प्रोटीन नहीं बन पाता। सिंपल सी बात है, कोडोन का काम यही है, एक कोडोन का काम। अब नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, यानी जब डीएनए में ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे बीच में ही ये स्टॉप कोडोन बन जाए तो प्रोटीन अधूरा बनता है, इसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। और लगभग 25% रोग जो होते हैं आनुवांशिक, उसमें इसकी बड़ी भूमिका होती है। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इस प्रकार के जो रोग होते हैं। तो प्रीलिम्स में आप अभी आपको कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगला जो आपके सामने है, जापान के नागानो प्रीफेक्चर स्थित लेक सुआ में, इसको याद रखिएगा, लेक सुआ में प्राकृतिक घटना गॉड्स क्रॉसिंग दिखाई नहीं दी, जिसे बोलते हैं ओमी वाटराई। ये रख लीजिएगा, ये क्या है। और वैज्ञानिकों ने इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। किससे जोड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग पढ़िए। यह घटना जापान के शिंतो धार्मिक परंपरा से जुड़ी है मेरे प्यारे बच्चों। किससे जुड़ी है, आपके सामने। तो इसको प्रीलिम्स के लिए अभी आपको कंटेंट मिलेगा, आप इसकी पीडीएफ लेके प्रैक्टिस करिए। बाकी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी, मैं साफ कह रहा हूं, पर्सनलाइज मेंटरशिप ही सब कुछ है। अगर पर्सनलाइज मेंटरशिप आप कनेक्ट होते हैं, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि अब चीजें बहुत इजी हो चुकी हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे साथ आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में। और अभी आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और आप लोग तुरंत असेंबल हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास का टाइम अभी जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय, थैंक यू।